नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरिद्वार में आयोजित विकास संकल्प के दौरान मुख्यमंत्री ने हरिद्वार की जनता को सैकड़ों करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने कुल 550 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें से 281 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और 269 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के 4 साल पूरे होने पर सरकार और भाजपा ने इसे विकास संकल्प पर्व के रूप में मनाया है। हरिद्वार में आयोजित विशाल जनसभा में जिले के सभी भाजपा विधायक, प्रदेश के सभी राज्यसभा सांसद और तमाम भाजपा नेता शामिल रहे। मुख्यमंत्री का संबोधन सुनने के लिए हजारों की तादाद में लोग भी कार्यक्रम में पहुंचे। सीएम धामी ने कहा कि हरिद्वार में सरकार की तमाम विकास परियोजनाएं चल रही हैं, जो कि आने वाले समय में विकास के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। विभिन्न सेक्टर में हरिद्वार क्षेत्र के लिए लगभग 550 करोड़ से भी अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये सभी परियोजनाएं आने वाले समय में हरिद्वार के लिए विकास के लिए एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार होगा, आधारभूत ढांचा बनेगा, जो हरिद्वार के लिए, हर एक नागरिक के लिए और हरिद्वार से बाहर से आने वाले लोगों के लिए बहुत सुविधा का काम करेगा, एक विकास का मील का पत्थर साबित होगा। मैं सभी योजनाओं के लिए हरिद्वार के लोगों को, हरिद्वार के जनमानस को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। इसी प्रकार हरिद्वार हमारा देवनगरी आने वाले समय में जिस प्रकार से उज्जैन में महाकाल लोक बना है, काशी में काशी कॉरिडोर बना है, उसी प्रकार हरिद्वार और ऋषिकेश में हमारा गंगा का कॉरिडोर बनने जा रहा है। उसका डीपीआर तैयार हो गई, जल्दी उसको जैसी अनेक योजनाओं को लागू करके भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा राजधानी देहरादून में उत्तर क्षेत्रीय राज्यों के नागरिक उड्डयन मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू शामिल हुए। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उड़ान योजना से एयर कनेक्टिविटी में क्रांति आई है और इसके साथ ही मौसम पूर्वानुमान सिस्टम को मजबूत करने के लिए अलग नीति व पर्वतीय विमानन ढांचा बनाया जाना चाहिए। सीएम धामी ने बताया है कि उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों को हेली सेवा से जोड़ने का जो है काम प्रयास किया जा रहा है और उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया है कि पर्वतीय राज्यों की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए उड़ान योजना के तहत हवाई सेवा के संचालन बुनियादी ढांचे के लिए सब्सिडी दी जाए। इससे पहले नॉर्दर्न कॉन्फ्रेंस, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन आज पहली बार हमारे मंत्रालय से हमने किया है, ताकि सिविल एविएशन न केवल ये देश का एक मामला है पर अब राज्यों तक विस्तार हुआ है और राज्यों के भी सपोर्ट इसमें और तेज गति से आगे बढ़ने के लिए उसके लिए एक कोलैबोरेशन चाहिए। और हमने पिछले 10-11 साल में देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच विचार से, उनके मार्गदर्शन में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला क्षेत्र ये सिविल एविएशन आज बना है। 8 से 10% की ग्रोथ रेट से आज हम आगे ले पाए और थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक सिविल एविएशन नेटवर्क इन द होल वर्ल्ड आज भारत हुआ है। तो उसी सोच के साथ एक और सोच है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि हवाई चप्पल से हवाई जहाज का सफर, ये भी सफल तरीके से आज देश के कोने कोने में लेके जाना है। आज हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर श्री राम मोहन नायडू जी की अध्यक्षता में देहरादून उत्तराखंड में हमारे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड की आज ये नॉर्दर्न रीजन की बैठक हो रही है। इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। इससे निश्चित रूप से इन क्षेत्रों में हवाई सेवाओं को और कैसे विस्तार रूप दिया जाए, कैसे और सुविधाएं बढ़ाई जाए, कैसे नए एयरपोर्ट्स का विस्तार किया जाए, यात्रियों को अच्छी सुविधा मिले और जो राज्यों की अपनी अपनी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों पर भारत सरकार उस पर किस प्रकार से सहयोग कर सकती है, किस प्रकार से उन सेवाओं को और आगे बढ़ा सकती है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर जो मामले लंबित रह गए हैं, उनके समाधान के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक करेंगे। दोनों राज्यों के बीच अवशेष परिसंपत्तियों और दायित्वों के मामलों की समीक्षा
भी मुख्यमंत्री ने की। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन मामलों में दोनों राज्यों के बीच पिछली बैठक में सहमति बनी थी, उनमें से जिन मामलों में कार्रवाई गतिमान है, उन्हें लेकर उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ बैठक कर उनका जल्द समाधान किया जाए। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की पिछली बैठक के बाद जिला उधम सिंह नगर और हरिद्वार में स्थित जलाशयों और नहरों में वाटर स्पोर्ट्स की अनुमति दी जा चुकी है। जो है, क्योंकि पहले काफी परिसंपत्तियों का जो मामला था वो हमारा आपस में सुलझ गया है। उन्होंने जो परिसंपत्तियां राज्य को मिलनी थी वो मिल चुकी हैं। जो कुछ एक मामले हैं और जल्दी ही हम लोग मिलेंगे, तो हमें पूरा भरोसा है कि जल्दी वो भी जो मामले हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल को 4 साल पूरे हो गए हैं और ऐसे में बीजेपी संगठन भी मुख्यमंत्री के कार्यकाल को विकास कार्यों के मद्देनजर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो वहीं प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने सीएम धामी के कार्यकाल को 4 साल बेमिसाल के रूप में माना है और साथ ही उनके कालखंड में हुए कई ऐतिहासिक निर्णयों का भी जिक्र किया, जिसमें यूसीसी कानून, नकल विरोधी अध्यादेश, अवैध मजारों को वन भूमि से हटाना जैसे कई महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा लिए गए हैं, जो कि प्रदेश के विकास में आज मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में उत्तराखंड विकास के पैमाने पर अग्रणी भूमिका अदा करेगा। उत्तराखंड में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए 4 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और ये जो 4 वर्ष रहे हैं ये बड़े महत्वपूर्ण रहे हैं। इस 4 वर्ष के कार्यकाल में धामी जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए धामी जी ने बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं और इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम यूसीसी के लागू करने का निर्णय रहा है और पूरे देश भर में उत्तराखंड इसके लिए अग्रणी राज्य बना। उसी के साथ में जो अवैध मजारें जो है उत्तराखंड की वन भूमि पर बनी थी, सरकारी भूमि पर बनी थी, ऐसे मजारों को, अवैध मजारों को हटाने का काम हमारी सरकार ने किया और लगभग 4000 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि को मुक्त कराया गया। इसी के साथ जब हमारे बच्चे प्रतियोगी परीक्षाएं देते थे, उन प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़ी धांधली होती थी और उसमें बड़े बड़े रैकेट काम कर रहे थे। धामी जी ने उस रैकेट को खत्म करने का काम किया और नकल के विरोध में कठोर कानून उत्तराखंड में बनाया, जिस कठोर कानून को देश भर के अन्य राज्य भी उसका पालन करने के लिए उसका अध्ययन कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के कार्यकाल को 4 साल पूरे हो गए हैं और ऐसे में 4 साल के कार्यकाल पर कांग्रेस ने धामी सरकार पर निशाना साधते हुए पार्टी के प्रवक्ता गिरिराज किशोर हिंदुवाद ने कहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में विकास ठप है, किसान उपेक्षित है और भ्रष्टाचार चरम पर है। साथ ही उन्होंने अग्निवीर योजना को राज्य विरोधी बताया। कई 4 वर्ष का कार्यकाल उत्तराखंड में धाकड़ धामी साहब मुखिया है प्रदेश के। उपलब्धियों के नाम पे अगर हम इन 4 वर्षों को लेकर चलते हैं कि सरकार की उपलब्धियां क्या है, सबसे पहली उपलब्धि है कि 9 पर्वतीय राज्यों में पहले पायदान महिला अपराध के क्षेत्र में इस प्रदेश को धामी सरकार लेके आ गई। यह एनसीआरबी की रिपोर्ट है, ये कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही। समूचा पर्वतीय क्षेत्र विकास शून्य हो चुका है। एक भी प्रोग्राम पर्वतीय क्षेत्र के इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं है। ये स्थितियां इन्होंने बना रखी है। बेरोजगारी प्रदेश में चरम पे, एक भी अभी तक इनकम सोर्सेस इनकी तरफ से रेज नहीं किए गए। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का शंखनाद हो चुका है। नामांकन प्रक्रिया 12 जनपदों में शुरू हो चुकी है। सभी जनपदों में हर पार्टी के प्रत्याशी अपना नामांकन कर रहे हैं। साथ ही हर प्रत्याशी अपनी जीत का दावा भी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि इस वर्ष पंचायत चुनाव में एक बार फिर बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतेंगे और साथ ही उन्होंने कहा है कि देश और राज्य के में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री धामी के कार्यकाल के नेतृत्व में कई सारे विकास कार्य हो रहे हैं और ऐसे में आम जनता का विश्वास बीजेपी के साथ है।
पंचायत की हमारी तैयारियां पूरी हैं और इस समय नामांकन भी हो रहे हैं और हाईकोर्ट की रोक लगी थी, वो रोक हट गई है और निश्चित रूप में हम ये चाहेंगे कि अच्छे व्यक्तियों को मौका दें लोग और पंचायत को मजबूत करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को नैनीताल जिले में लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाकर लोग मुफ्त और स्वच्छ बिजली का लाभ ले रहे हैं। इस बारे में और जानकारी देते हुए विद्युत विभाग के नैनीताल जिले के अधीक्षण अभियंता नवीन ने बताया कि अब तक विभाग को 10,886 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब तक 6,561 घरों में सोलर पावर प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। साथ ही उन्होंने बताया है कि उत्तराखंड सरकार भी केंद्र सरकार की इस योजना को लेकर पूरी गंभीरता से काम कर रही है। जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा जो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की गई है पूरे देश में, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसका हमारे जनपद में बहुत ही अच्छा रुझान देखा जा रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस पे विशेष इसकी समीक्षा करते हैं और जो हमारे जनपद का वर्तमान का जो स्टेटस है वो ये है कि अब तक हमारे यहाँ 10,886 आवेदन प्राप्त हुए हैं इस योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर लगाने के लिए। इसके विरुद्ध अब तक 6,561 पावर प्लांट लोगों ने अपने घरों में स्थापित कर लिए हैं और जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का जो नेशन वाइड पोर्टल है उसके माध्यम से ये आवेदन प्राप्त किए गए हैं और इंस्टॉलेशन और सब्सिडी डिसबर्सल का प्रोसेस भी इसके माध्यम से ही किया जाता है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में पौड़ी जिले के जयहरी खाल ब्लॉक के जयहरी वार्ड नंबर 18 से नीतू रावत ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दें, नीतू रावत लैंसडाउन के वर्तमान विधायक महंत दलीप रावत की पत्नी हैं और अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय रही हैं। महिलाओं के बीच उनकी अच्छी खासी लोकप्रियता है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि उनकी लोकप्रियता को वहां की जनता किस तरह से वोटों में तब्दील करती है। मैंने 18 जरीफ खाल ब्लॉक में जो है आज जिला पंचायत सदस्य के लिए नॉमिनेशन किया है और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जरीफ खाल जो है एक बहुत बड़ा वो है, मेरा ये मानना है कि मैं भी जो हूँ अपने स्तर से उसको जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगी और जरीफ खाल ब्लॉक को जो है आगे नंबर 1 पे लाने की पूरी कोशिश रहेगी। बिल्कुल जिम्मेदारी रहेगी और जितना मेरे स्तर से प्रयास होगा मैं जो हूँ जो भी समस्याएं क्षेत्र की होंगी उसमें बढ़ चढ़ के भाग लूंगी और उनको समस्याओं को निदान करने की पूरी कोशिश करूंगी। सरकार को, मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने 33% महिलाओं के लिए जो है आरक्षण किया है। इसमें जो महिलाएं बहुत, हमारी गांव की महिलाएं बहुत पढ़ी लिखी हैं लेकिन वो कुछ कारणों से बाहर नहीं निकल पाती थी। प्रदेश में 83 पंचायत चुनाव का नामांकन जारी। राज्य में 12 जनपदों पर यह नामांकन 2 जुलाई से शुरू हो चुके हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत चुनाव के नामांकन और अन्य चीजों को लेकर चुनाव आयोग द्वारा तैयारी कर ली गई है और पहले दिन करीब 2000 नामांकन प्राप्त हुए हैं। साथ ही संबंधित अधिकारियों को नामांकन की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जनपदों में 2 जुलाई से नॉमिनेशन की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है और काफ़ी संख्या में नॉमिनेशन प्राप्त हो रहे हैं। पहले दिन लगभग 2000 नॉमिनेशन प्राप्त हुए थे और कल भी काफ़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार नॉमिनेशन पूरी तरह से चल रहा है, सब जगह सुचारू चल रहा है। नॉमिनेशन के लिए जो भी विकास खंड पर और जिला स्तर पर तैयारियां थी वो पूर्ण कर ली गई हैं। सभी आरओ एआरओ वहाँ पर उपलब्ध हैं। जनपद के अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराएं। जो भी उम्मीदवार अपने प्रपत्र आदि तैयार करने में जो भी वहाँ पर कार्यालय का सहयोग है, चाहे प्रमाण पत्र हो चाहे एफिडेविट हो, वो सबको उपलब्ध करें। अल्मोड़ा में पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही चुनावी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया और भी तेज हो गई है और इसी के साथ आपको बताते हैं कि ग्रामीण में चुनाव को लेकर खासा
उत्साह नजर आ रहा है। जनपद के सबसे बड़े विकासखंड हवलबाग में 126 ग्राम प्रधान, 40 क्षेत्र पंचायत और 6 जिला पंचायत पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है। पंचायत चुनाव को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और ब्लॉक मुख्यालय में नामांकन के लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद रहा। हमारे विकासखंड हवालबाग में सदस्य जो ग्राम पंचायत सदस्य की कुल संख्या है हमारी 904, प्रधान के लिए है हमारी 126 और क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 40 और जिला पंचायत के लिए 6 है। अभी तक हमारे टोटल 695 फॉर्म की बिक्री हुई है और कल तक की डेट में हमारे 98 फॉर्म जमा किए गए हैं। काफी यहाँ पर दिख रही हैं और लोगों में काफी उत्साह है और हर काउंटर पर भीड़ दिख रही है यहाँ पर, तो बहुत ही अच्छा चल रहा है अभी तक जो भी हमारा चुनाव का। जीरो बैलेंस की बात आ रही है, अभी एक हमें आदेश प्राप्त हुआ है आयोग से, तो इसका समाधान अभी हम लोग देख रहे हैं। बाकी कुछ लोग करने को भी तैयार हैं, ऐसा नहीं है, लोगों की क्वेरीज आ रही है और हम लोग उनको समाधान भी बता रहे हैं कि किस तरीके से वो अपना जीरो बैलेंस दिखा सकते हैं। मिनिमम बैलेंस अपने अकाउंट में रख सकते हैं जो बैंक अलाउ करता है, बाकी जीरो बैलेंस की पर्ची निकाल के अगर उन्होंने फॉर्म में मेंशन कर दिया कहीं तो अपना स्टेटमेंट लाके हमें दे सकते हैं, हम जमा करवा रहे हैं फॉर्म। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसके तहत यातायात व्यवस्था में कुछ बदलाव किए जाएंगे। मुख्य मार्गों के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है और सीमावर्ती राज्यों में उसका प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर मुख्य मार्गों में भारी वाहनों को दूसरे रास्तों से डायवर्ट किया जाएगा और पैदल और डाक कांवड़ियों के लिए अलग सुरक्षित रास्ते बनाए जाएंगे। इस पर और जानकारी देते हुए आईजी गढ़वाल ने कहा कि कांवड़ मेला एक विशाल धार्मिक आयोजन है और इसका शांतिपूर्ण और सुरक्षित संचालन पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मंदिरों में काफ़ी ऐसी घटनाएं हुई थी जिसमें कि भारी संख्या में जो कावड़ लेके आ रहे थे वो हथियार और जैसे बेसबॉल और ये सारी चीज़ें लेके चलते थे। उनको वहाँ पे कहा गया है हमारे जनपद प्रभारियों को, जो जहाँ से ये कावड़ यात्री आएंगे तो उनको प्रॉपरली उनको चेक किया जाए। और सेकेंडली जो बड़े बड़े डीजेस लेके जो आते हैं, जो कि एक तो काफ़ी ध्वनि प्रदूषण होता है उससे, और साथ साथ जो ट्रैफिक है वो भी सुचारू रूप से नहीं चल पाता। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गौलापार स्थित खेड़ क्षेत्र से वरिष्ठ समाजसेवी इंद्रपाल आर्य ने क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि जनशक्ति के माध्यम से क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए मुझे जनता ने मैदान में उतारा है, तो मैं भी जनता के प्रति हमेशा खरा उतरूंगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं क्षेत्र की समस्त जनता का आभार व्यक्त करता हूं, जिसके बाद उन्होंने रोड शो का क्षेत्र की जनता से आशीर्वाद मांगा है। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि यदि उन्हें जनता से जनादेश प्राप्त होता है तो वे लोगों के कार्यों के लिए हर समय तत्पर रहेंगे। दस 15 दिनों से पहले से मां काली के चरणों में अपने जो गौलापार क्षेत्र का एरिया है, ये मुकुट है हमारा, ये हमें सबसे बड़ा सिर का ताज है। खेड़ा से ही एक जब पहला गौलापार का गांव आता तो खेड़ा आता है। इस खेड़ा से यहाँ की देवतुल्य जनता ने जो मुझे प्यार स्नेह दिया, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ और उनके चरणों में नतमस्तक होकर के प्रणाम करना चाहता हूँ। और जैसे कि आज मैं नामांकन करा, नामांकन के दिन सभी लोगों ने प्यार के साथ आज हमने रोड शो करा। सवाल रहा मुद्दे मैंने आपको बताया, जैसे युवा साथी हमारे कहीं न कहीं भटक रहे हैं, उनके लिए जैसे आवारा पशु है उनके लिए कहीं पर गौशाला और वहाँ उनके स्थान के लिए, और जैसे आपने रोड का देखा रोड के लिए, और कभी युवा जो बेरोजगार है, जो नशे को जा रहा है, जिसके पास कुछ काम नहीं है, उसके लिए मांग के मैं करूँगा। बरसात के दिनों में लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए सरकार ने सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान शुरू किया है। इस अभियान से लोगों को जोड़ने के लिए नगर निगम की टीम ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। इस बीच आपको बताते चले कि नगर निगम की टीम सभी वार्ड में जाकर लोगों को सफाई से संबंधित जागरूकता के पंपलेट वितरित कर रही है। तो वहीं नगर निगम के कर्मचारी प्रिंस गुप्ता ने बताया कि ये अभियान 1 जुलाई से शुरू हुआ है, जो कि 31 अगस्त तक चलेगा। हमारे भारत सरकार द्वारा पंपलेट्स में ये आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जैसे दिया गया है
इसलिए लोगों को अवेयरनेस के इसमें सब कुछ दर्शाया गया कि हाँ, पहले अपने हैंडों को स्वच्छ रखें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और कूड़े को कूड़ेदान में फेंकें। आप जैसे थे अपने टॉयलेट के हाइजीनिक के लिए आप लोग की क्लीनिंग कैसे करें। और चलती गाड़ियों में कई लोग होते हैं कि सर जैसे जहाँ मर्जी वहाँ जैसे थूक देते हैं वगैरह वगैरह, तो उससे काफी सारे बैक्टीरियाज होते हैं। और जैसे आपकी सूखा कूड़ा डोर टू डोर गाड़ियाँ जाती है नगर निगम की, उसको सूखे को अलग करें, गीले कूड़े को अलग करें, उसके लिए भी जागरूकता किया जाता है। और पानी एक जगह जैसे बरसात का मौसम है उसकी जगह पानी को इकट्ठा ना होने दें ताकि डेंगू की जो बैक्टीरिया हैं वो मच्छर जो है वो पनप ना पाए। और जैसे भारत स्वच्छता ऐप निकाला गया है भारत सरकार द्वारा, एक स्वच्छता ऐप है जिसपे आपको कोई भी संबंधित नगर निगम से स्वच्छता से प्रति कोई भी शिकायत हो, आप स्वच्छता ऐप पे शिकायत एवं कंप्लेन कर सकते हैं। मानसून के अलर्ट को देखते हुए डीएम नैनीताल ने भू कटाव रोकथाम कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। सिंचाई विभाग द्वारा चौपोला पर कराए जा रहे नहर कवरिंग कार्य के निरीक्षण के दौरान नहर किनारे दुर्घटना में बचाव के लिए सेफ्टी के कार्य मानक के अनुसार नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जताई करते हुए सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को तत्काल निर्माण कार्य किनारे व्यू कटर लगाकर जाने और मलबा सफाई किए जाने के निर्देश और मॉनिटरिंग के बाद सेफ्टी कार्य नहीं किए जाने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। इसके अलावा देवखड़ी नाले में 2 जेसीबी तैनात करने के भी निर्देश दिए हैं। बहुत सारे जो आपदा के अंतर्गत हम लोग काम करा रहे हैं, पिछले मॉनसून में जिन स्थानों पर डैमेज हुए थे उसके बाद उसमें विभिन्न विभागों को अलग अलग लोकेशन पर प्रोटेक्शन वर्क की या मिटिगेशन वर्क के जो धनराशि जनपद से या राज्य सरकार से मिली है उसमें जो भी काम चल रहे हैं धरातल पर उनको हमने देखा। तो पहले देवखड़ी नाले में वन विभाग को हमने कुछ धनराशि दी थी। जो ऊपर से 3 नाले आते हैं उनमें बड़े फ्लो से पानी आता है, तो वहां पर चेक डैम वगैरह लगाने के लिए कुछ डिजाइन करवाए गए थे। उसमें 13 चेक डैम लगने हैं जिनमें से 8 पूरे हो गए हैं, बाकी में अभी काम चल रहा है। उसको भी हमने देखा और वहाँ यूयूएसडीए की तरफ से कुछ सुरक्षात्मक दीवारों का काम भी कराया जा रहा है, उसको भी निरीक्षण किया है। उसको अगले 10 डेज के अंदर अंदर फिनिश करने के लिए विभाग को कहा है। साथ में नाले में जो मलबा भरा है जिसको बहकर पिछली बार तपोवन में नुकसान हुआ था, तो उसके चैनलाइजेशन के लिए भी विभाग को मशीनें लगानी है। उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों की जर्जर हालत, छात्रों की घटती संख्या और बढ़ता सरकारी बजट अब एक पहेली बन चुका है, जिस पर विपक्षी पार्टी लगातार सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल कर रही हैं। ऐसे में बीजेपी प्रदेश संगठन भी विपक्षी पार्टियों की बातों से सहमत नजर आ रहा है कि आज प्रदेश में सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता चल रही है और शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकारी स्कूलों पर खास ध्यान देने की जरूरत है। निश्चित रूप से ये बात तो सत्य है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ने की और पढ़ाने की जो मनोवृत्ति है वो घटी है और हमारा जो अभिभावक है वो ये चाहता है कि मेरा बच्चा पब्लिक स्कूलों में पढ़े और पब्लिक स्कूलों में एडमिशन की बहुत मारामारी है। बहुत सारे पब्लिक स्कूल ऐसे हैं जहां की एडमिशन के लिए बहुत ऊंची ऊंची सिफारिश लगाने के बाद भी एडमिशन नहीं हो पाते। यह सुविधाओं के साथ साथ में ये एक मनोवृत्ति भी है, क्योंकि प्रत्येक माँ बाप ये चाहते हैं कि उसका बच्चा बेहतर से बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके, ऊंचे ऊंचे विद्यालयों में पढ़े। इसका एक कारण और भी है। एक तो सरकारी स्कूलों के जो टीचर है वो एक फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।